कल्पना कीजिए 1905 में कागज के एक टुकड़े पर किए गए एक हस्ताक्षर की, एक ऐसा हस्ताक्षर जिसने महज एक मैप पर लकीर नहीं खींची, बल्कि अनजाने में ही सही आने वाले दशकों में 3 अलग-अलग देशों के निर्माण की पटकथा लिख दी। और जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो कई बार चीजें बहुत सपाट लगती हैं। ऐसा लगता है कि बस कुछ हुआ और लोगों ने उसे मान लिया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन 1905 का बंगाल विभाजन, मतलब ये कोई आम घटना थोड़ी थी। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास ऐतिहासिक विश्लेषणों, रिसर्च पेपर्स और कुछ बहुत ही विस्तृत नोट्स का एक शानदार संग्रह है। सही कहा। और हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे प्रशासनिक सुविधा के नाम पर लिया गया एक छोटा सा फैसला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल देता है। वही तो, ये स्वदेशी आंदोलन को जन्म देता है और ऐसे सांप्रदायिक बीज बोता है जिनकी कड़वाहट आज भी, यानी दशकों बाद भी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल। और ये इतिहास का कोई उबाऊ पन्ना नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये फूट डालो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल की एक मास्टर क्लास है। हाँ, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 1905 के उस दौर की अगर हम बात करें, तो उस समय का बंगाल प्रेसिडेंसी आखिर कितना विशाल था कि अंग्रेजों को इसे बांटने का विचार आया। मैं सोच रही थी कि थोड़ा भौगोलिक अंदाजा लगाया जाए। देखिए, अगर हम उस समय के बंगाल प्रेसिडेंसी के आकार का विश्लेषण करें ना, तो वो सच में बहुत बड़ा था। आज का आधुनिक पश्चिम बंगाल, पूरा बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और असम के भी कुछ हिस्से मिलकर तब का बंगाल बनाते थे। बाप रे, मतलब ये तो एक छोटा मोटे देश ही हो गया अपने आप में। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार उस समय इस पूरे प्रांत की आबादी लगभग 7.8 करोड़ से 8 करोड़ के बीच थी। ये ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत था। इतनी बड़ी आबादी को एक केंद्र से नियंत्रित करना वाकई एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन एक मिनट, अगर हम तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के आधिकारिक तर्क को देखें, तो उसने यही कहा था कि इतने बड़े प्रांत का प्रशासन एक जगह से चलाना लगभग असंभव है। हाँ, कर्जन का आधिकारिक बयान तो यही था। तो ईमानदारी से सोचें तो 1905 की तकनीक और संचार साधनों के हिसाब से 8 करोड़ लोगों को संभालना किसी भी सरकार के लिए एक प्रशासनिक दुष्स्वप्न नहीं होगा, है ना? तो क्या कर्जन तकनीकी रूप से सही नहीं था? हम हमेशा ये क्यों मान लेते हैं कि ये सिर्फ एक दुर्भावनात्मक कदम था? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। कर्जन का ये तर्क कि पूर्वी बंगाल जैसे दूर दराज के इलाकों का विकास नहीं हो पा रहा था, सतह पर तो बिल्कुल तार्किक लगता है। लेकिन यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि जब हम विभाजन की रूपरेखा और उसके तरीके को थोड़ा गहराई से देखते हैं, तो असली मकसद सामने आ जाता है। कर्जन की नज़र केवल प्रशासनिक सुधारों पर नहीं थी। अच्छा, तो असली मंशा क्या थी उसकी? उस समय कलकत्ता और उसके आसपास का इलाका भारतीय राष्ट्रवाद का एक तरह से नर्व सेंटर बन चुका था। बंगाली भद्रलोक, यानी जो शिक्षित और जागरूक वर्ग था, वो इस राष्ट्रवाद का नेतृत्व कर रहा था। ओह, तो कर्जन के सामने चुनौती बंगाल का आकार नहीं था, बल्कि बंगाली बौद्धिक वर्ग की एकजुटता थी, जिसे वो कुचलना चाहता था। एकदम सही पकड़ा। उसकी आंखों में वो एकजुटता चुभने लगी थी। इसे अगर मैं एक एनालॉजी से समझाऊं, जैसे किसी विरोधी खेल की टीम को कमजोर करने के लिए उसके सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को अलग-अलग टीमों में बांट दिया जाए ताकि उनका तालमेल ही टूट जाए। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी थी उनकी। लेकिन उन्होंने इसे अंजाम कैसे दिया? मतलब एक पूरी संस्कृति को आप रातों रात ऐसे कैसे बांट सकते? ये कोई आसान काम तो नहीं होगा। इसके लिए जो रणनीति अपनाई गई ना, वो एक बहुत ही सोची समझी दो-धारी तलवार थी। उन्होंने इस विभाजन को 2 अलग-अलग आधारों पर डिजाइन किया। पहला था भाषाई आधार। भाषाई आधार, यानी भाषा के नाम पर लोगों को अलग करना। हाँ, अंग्रेजों ने नए पश्चिम बंगाल में बिहार और उड़ीसा के इलाकों को इस तरह से जोड़ा कि खुद बंगाली बोलने वाले लोग अपने ही प्रांत में अल्पसंख्यक बन गए। वेट, सच में? अपने ही इलाके में माइनॉरिटी? बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में 1.7 करोड़ बंगाली बोलने वालों के सामने 3.7 करोड़ हिंदी और उड़िया बोलने वालों को खड़ा कर दिया गया। वाह, ये तो बहुत ही शातिर चाल थी। मतलब बंगाली संस्कृति और साहित्य, जो उस समय प्रेस और विरोध की मुख्य आवाज था, उसे उसी के घर में कमजोर कर दिया गया। ठीक इसी तरह काम किया गया। और दूसरा आधार था धार्मिक आधार।
उन्होंने पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया, जिसकी राजधानी ढाका रखी गई। और मुझे लगता है कि इस नए प्रांत की आबादी का समीकरण भी उन्होंने सोच समझकर ही बनाया होगा। सही गेस किया। ये पूर्वी हिस्सा जानबूझकर ऐसा बनाया गया जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हो, जबकि पश्चिमी हिस्सा, जिसकी राजधानी कलकत्ता थी, वो हिंदू बहुल रह गया। तो इसका सीधा ऐसा मतलब ये निकला कि जो बंगाली समाज अपनी भाषा और संस्कृति के नाम पर कल तक एकजुट था, उसे धर्म और क्षेत्रीयता के खांचे में बांटकर हमेशा के लिए उलझा दिया जाए। बिल्कुल। और इसके पीछे की मंशा को ना समझने के लिए हमें उस समय के ब्रिटिश अधिकारी हर्बर्ट रिजली के उस मशहूर बयान को देखना होगा। रिजली ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि एकजुट बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई अलग अलग दिशाओं में खिंचेगा। बाप रे, ये तो खुली चुनौती और खुली साजिश थी। उनका डिजाइन ही यही था कि इस बौद्धिक और राजनीतिक शक्ति को कई दिशाओं में खींचकर छिन्न भिन्न कर दिया जाए। हाँ, और वो इसे आधिकारिक कागजों पर बड़ी सफाई से अंजाम दे रहे थे। अब यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब कोई एक इतने शक्तिशाली, जागरूक और बौद्धिक समाज को इस तरह कृत्रिम रूप से बांटने की कोशिश करता है, तो प्रतिक्रिया कभी भी शांत नहीं होती। एकदम उग्र प्रतिक्रिया होती है। और यहीं से जन्म होता है उस ज्वाला का जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। स्रोतों में 16 अक्टूबर 1905 के दिन का जो वर्णन है, जब ये विभाजन लागू हुआ, सच कहूं तो पढ़कर बहुत भावुक लगता है। हाँ, उस दिन बंगाल के लोगों ने आग ही लगा दी थी एक तरह से। स्रोतों के मुताबिक लोगों ने घरों में चूल्हे नहीं जलाए, लोग नंगे पैर सड़कों पर निकल आए थे। ये एक आम विरोध प्रदर्शन जैसा तो बिल्कुल नहीं था। उस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही अद्भुत और प्रतीकात्मक पहल की। 16 अक्टूबर का वो दिन संयोग से रक्षाबंधन का भी दिन था। ओह, तो उन्होंने इस त्योहार को एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बना दिया। बिल्कुल। टैगोर के आह्वान पर हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखियां बांधी। ये कोई पारंपरिक त्योहार मनाना नहीं था, ये ब्रिटिश हुकूमत को ये दिखाने का तरीका था कि आप जमीन तो बांट सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों को नहीं। वाह, कितना शक्तिशाली दृश्य रहा होगा वो। और मैंने पढ़ा है कि टैगोर का लिखा गीत अमर सोना बंगला भी उस वक्त सड़कों पर खूब गूंजने लगा था, जो लोगों को उनकी साझी पहचान की याद दिला रहा था। हाँ, वही गीत जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है। ये भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतिक्रिया तो चलिए समझ में आते हैं, पर क्या सिर्फ सड़कों पर गीत गाने और राखियां बांधने से कोई ब्रिटिश साम्राज्य हिल सकता है? शुरुआत में जो नरमपंथी नेता थे, उन्होंने तो सिर्फ याचिकाएं या पिटिशंस ही दायर की थीं। ब्रिटिश सरकार पर आखिर इन सब से दबाव कैसे बना? यही तो वो मोड़ है जहां आंदोलन ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदली। नरमपंथियों ने प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं और जो संवैधानिक तरीके थे, उनका खूब इस्तेमाल किया था शुरू में। और अंग्रेजों ने ऑब्वियसली उन्हें कचरे के डब्बे में डाल दिया होगा। एकदम सही। जब ब्रिटिश सरकार ने इन अपीलों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, तो बंगाल के नेताओं को समझ आ गया कि अब केवल मिन्नतों से तो काम नहीं चलने वाला, रणनीति को आक्रामक करना ही होगा। तो उन्होंने क्या नया कदम उठाया? इसी नाराजगी के परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक जनसभा हुई, और यहीं पर बहिष्कार प्रस्ताव, जिसे हम बॉयकॉट रेजोल्यूशन कहते हैं, वो पारित किया गया। अच्छा, तो ये महज एक राजनीतिक विरोध से एक आर्थिक युद्ध में बदल गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, खास तौर पर मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के नमक का सीधा बॉयकॉट। हाँ, और ये आर्थिक युद्ध ब्रिटिश सरकार को बहुत गहरी चोट कर रहा था। स्वदेशी आंदोलन का मतलब केवल विदेशी चीजों का त्याग नहीं था, बल्कि ये आत्मशक्ति या सेल्फ रिलायंस को जमीनी स्तर पर उतारने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। लोग विदेशी कपड़ों की होली जलाने लगे थे सड़कों पर, है ना? बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही स्वदेशी कारखाने भी खुलने लगे थे। वो समझ गए थे कि अगर बॉयकॉट करना है तो ऑल्टरनेटिव भी तो देना होगा। लेकिन यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटकती है। हम जानते हैं कि मैनचेस्टर से आने वाला मशीन से बना कपड़ा बहुत सस्ता होता था उस वक्त, जबकि भारत में हाथ से बना स्वदेशी कपड़ा तुलनात्मक रूप से थोड़ा महंगा होता था। तो एक आम इंसान जो शायद पहले से ही गरीबी से जूझ रहा था, उसने ये महंगा सौदा क्यों मंजूर किया? क्या ये बहिष्कार सिर्फ अमीर और मध्यम वर्ग तक सीमित नहीं था? ये सच है कि स्वदेशी माल महंगा था
और इसीलिए ये आंदोलन जनता के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान था। कोई आसान काम नहीं था ये। वही तो, महंगी चीज खरीदना हर किसी के बस की बात कहाँ थी। लेकिन इस आंदोलन की जो असली सफलता थी ना, वो इसके प्रचार तंत्र में छिपी थी। अश्विनी कुमार दत्त द्वारा बनाई गई स्वदेश बांधव समिति जैसी संस्थाओं ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया। इन समितियों ने ऐसा क्या किया ग्राउंड पर? इन समितियों ने गांव-गांव जाके लोगों को समझाया कि ये जो थोड़ा सा आर्थिक नुकसान आप उठा रहे हैं, ये असल में देश की आज़ादी की कीमत है। उन्होंने जन भागीदारी को उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां स्वदेशी खरीदना एक नैतिक कर्तव्य बन गया था और विदेशी माल बेचना एक सामाजिक अपराध। वाह, यानी उन्होंने इस पूरे आर्थिक मुद्दे को लोगों की भावनाओं और राष्ट्रभक्ति से जोड़ दिया। और मैंने पढ़ा है कि ये आत्मशक्ति का विचार सिर्फ कपड़े के कारखानों तक ही सीमित नहीं रहा। प्रफुल्ल चंद्र रे, जिन्हें हम पीसी रे कहते हैं, उनके स्वदेशी केमिकल कारखानों के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी तो एक बड़ा समानांतर ढांचा खड़ा किया गया था, है ना? बिल्कुल। जब छात्रों ने ब्रिटिश स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया, तो उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। ये तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल कदम था। हाँ, और इसी कड़ी में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके पहले प्रिंसिपल के रूप में अरबिंदो घोष ने पदभार संभाला। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक पूरी तरह से समानांतर व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश थी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ। स्वदेशी आंदोलन की ये ऊर्जा और एकजुटता देखकर लगता है कि सब कुछ बहुत सही दिशा में जा रहा था। लेकिन इसी ऊर्जा ने आगे चलकर खुद भारतीय राजनीतिक नेतृत्व यानी कांग्रेस के भीतर ही गहरी दरारें पैदा कर दी। और वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था। इस वैचारिक टकराव को समझने के लिए मैं आधुनिक युग के एक स्टार्टअप विवाद की एनालॉजी का उपयोग करना चाहूंगी। सोचिए, एक कंपनी के दो फाउंडर्स हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं ये एनालॉजी कैसे फिट होती है। हाँ, तो कंपनी का एक प्रोडक्ट लोकल मार्केट में बहुत हिट हो गया है। अब एक फाउंडर चाहता है कि इसी मोमेंटम का फायदा उठाकर बिजनेस को तुरंत पूरे देश में स्केल अप कर दिया जाए। वो बहुत आक्रामक सोच रखता है। जबकि दूसरा फाउंडर कहता है कि नहीं, अभी हमारे पास पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो जो लोकल मार्केट हाथ में है वो भी चला जाएगा। बिल्कुल। तो 1905 के बाद कांग्रेस के साथ क्या कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा था? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो कांग्रेस का ये जो स्टार्टअप था, वो दो बिल्कुल अलग-अलग विचारधाराओं में बंट चुका था। नरम दल के नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, वो उसी दूसरे फाउंडर की तरह थे। उनका मानना था कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को अभी केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी फाउंडेशन उतनी मजबूत नहीं है। हाँ, उन्हें डर था कि अगर आंदोलन को पूरे देश में फैलाया गया और अगर वो उग्र हो गया तो ब्रिटिश सरकार पूरी ताकत से उसे कुचल देगी, जिसके लिए जनता या इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं थी। समझ गए। और दूसरी तरफ फिर गरम दल के नेता रहे होंगे, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष। तो क्या वो उस पहले फाउंडर की तरह थे जो स्केल अप करना चाहते थे? एकदम सही। उनका तर्क बिल्कुल आक्रामक था। गरम दल के नेताओं का मानना था कि बंगाल का विभाजन सिर्फ बंगाल की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत पर एक हमला है। इसीलिए वे इस आंदोलन को बंगाल के बाहर पूरे देश में ले जाना चाहते थे। तो उनका आखिरी लक्ष्य क्या था? क्या वो सिर्फ कपड़ों तक ठीक थे? नहीं, उनका लक्ष्य सिर्फ विदेशी कपड़ों का बहिष्कार नहीं था, बल्कि वे पूरी ब्रिटिश व्यवस्था जैसे अदालतों, प्रशासनिक सेवाओं और स्कूलों के बहिष्कार की बात कर रहे थे। उनका अंतिम लक्ष्य किसी तरह की प्रशासनिक रियायत पाना नहीं था, बल्कि पूर्ण स्वराज था। और इसी स्केल अप वाले पैमाने और तरीके को लेकर जो मतभेद शुरू हुआ, उसने 1907 में कांग्रेस के भीतर एक बड़ा धमाका कर दिया। बिल्कुल। 1907 का वो ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन, जिसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं, अध्यक्ष पद और आंदोलन की दिशा को लेकर दोनों गुटों में इतना भारी टकराव हुआ कि कांग्रेस का विभाजन ही हो गया। और गरम दल को बाहर कर दिया गया है ना? हाँ, वही हुआ। और अंग्रेज इसी टकराव का इंतजार कर रहे थे। मतलब अंग्रेज अपनी चाल में आंशिक रूप से सफल हो गए। उन्होंने अपनी फूट डालो नीति से सिर्फ बंगाल की जनता को ही नहीं, बल्कि उस जनता का नेतृत्व करने वाली सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कांग्रेस को भी दो हिस्सों में तोड़ दिया। सही बात है। लेकिन
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान अंग्रेज सांप्रदायिकता का एक और बहुत खतरनाक खेल खेल रहे थे। ओह, वही पूर्वी बंगाल वाला एंगल। वहां आखिर क्या चल रहा था उस वक्त? अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल में मुसलमानों के एक वर्ग को ये विश्वास दिलाना शुरू किया कि ये जो नया प्रांत बना है ना, ये उनके लिए नए अवसर लेकर आएगा। ढाका को राजधानी बनाने का लालच दिया गया। तो मतलब बेसिकली ब्राइब कर रहे थे उन्हें, पॉलिटिकल पावर का डर दिखाकर। हाँ, कर्जन ने यहाँ तक खुले तौर पर कहा कि पूर्वी बंगाल मुसलमानों को वो शक्ति और एकता देगा जो उन्हें पुराने मुस्लिम नवाबों के समय से नहीं मिली है। ये पूरी तरह से एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की साजिश थी। और इसी रणनीति का सबसे बड़ा और शायद सबसे विनाशकारी परिणाम 1906 में सामने आता है, जब ढाका में नवाब आगा खान और सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन होता है। ये भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत से ही मुस्लिम लीग को अपना पूरा समर्थन दिया, क्योंकि ये स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता था। और आगे चलकर ऐसी लीग ने वो ऐसी मांग रखी जिसने सब कुछ बदल दिया, राइट? बिल्कुल। इसी मुस्लिम लीग ने आगे चलकर मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की। और ध्यान दें, ये कोई सामान्य मांग थोड़ी थी। क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं था कि अब एक धर्म का व्यक्ति केवल अपने ही धर्म के प्रतिनिधि को वोट दे सकेगा? एकदम वही मतलब था। और अंग्रेजों ने तो तुरंत इस मांग को लपक लिया। 1909 के मॉडले मिंटो सुधारों में उन्होंने इस मांग को बिना ज्यादा सोचे स्वीकार भी कर लिया। उन्हें तो एक मौका मिल गया सोसाइटी को तोड़ने का। हाँ, इसके पीछे का विज्ञान समझिए। जब चुनाव की प्रक्रिया को ही धर्म के आधार पर बांट दिया जाए तो राजनीति में सांप्रदायिकता को कानूनी मान्यता मिल जाती है। 1909 के इस एक फैसले ने भारत के सामाजिक ताने बाने को इतनी गहरी चोट पहुंचाई जिसे बाद में कभी सुधारा नहीं जा सका। सच में ये सुनकर ही लगता है कि कितनी गहरी प्लान थी उनकी। पर इतने उग्र विरोध, स्वदेशी आंदोलन की उस आर्थिक चोट, कांग्रेस के विभाजन और इन सब सांप्रदायिक तनावों के बाद आखिरकार क्या हुआ? क्या ब्रिटिश सरकार सच में इतने बड़े जन आंदोलन के दबाव को अनिश्चित काल तक झेल सकती थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। आखिरकार उन्हें पीछे हटना ही पड़ा। स्वदेशी आंदोलन ने उनकी अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार किया था और बंगाल में लगातार जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, उन्होंने उनके प्रशासन को लगभग पंगु कर दिया था। तो मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी उनके लिए? बिल्कुल। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई थी कि आखिर में ब्रिटिश क्राउन को खुद इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। सबका असल नतीजा क्या निकला? 1911 में ऐसा क्या बड़ा फैसला हुआ जिसने नक्शे को फिर से बदल दिया? 1911 में ना दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जहां किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे। उसी दरबार में तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंजी ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की ऐतिहासिक घोषणा कर दी। वाह! तो उन्होंने पार्टीशन वापस ले लिया? हाँ, बंगाल को भाषाई आधार पर फिर से एक कर दिया गया। हिंदी और उड़िया बोलने वाले इलाकों को अलग करके बिहार और उड़ीसा का एक नया प्रांत बना दिया गया और असम को भी एक अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया। सतह पर देखने से तो ऐसा लगता है कि ये अब भारतीयों की एक बहुत बड़ी जीत थी, है ना? जो लकीर 1905 में खींची गई थी, उसे आखिरकार 1911 में मिटा दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि अंग्रेज अपनी इस हार में भी ना एक बड़ी चाल चल गए। राजधानी को लेकर भी तो उसी दिल्ली दरबार में एक बड़ा फैसला हुआ था। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। उन्होंने दिखाने के लिए बंगाल को एक तो कर दिया, लेकिन बंगाल के उस राजनीतिक और बौद्धिक दबदबे को हमेशा के लिए कुचलने के लिए उन्होंने एक और कदम उठाया। वही दिल्ली शिफ्ट करने वाला। हाँ, 1911 में ही भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई। बराबर। उनका मुख्य मकसद किसी न किसी तरह कलकत्ता को राजनीतिक केंद्र के रूप में अप्रासंगिक बनाना था। ये एक बहुत ही गहरी कूटनीतिक चाल थी उनकी। हार कर भी एक तरह से जीत गए वो। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। 1905 का ये विभाजन भले ही केवल 6 साल तक कागज पर रहा हो, लेकिन इसने जो राजनीतिक और सांप्रदायिक दरारें पैदा की, क्या वे 1911 में बंगाल के दोबारा जुड़ने से भर गई हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी दरारें इतनी आसानी से भरती हैं। बिल्कुल नहीं भारी। इस एक प्रशासनिक फैसले ने कांग्रेस के भीतर जो विभाजन लाया और धर्म के आधार पर राजनीति को जो बढ़ावा दिया,
उसने भविष्य के एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय की नींव रखती थी। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है और इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। हमने शुरुआत में बात की थी 1905 में नक्शे पर एक लकीर खींचने की। अंग्रेजों ने 1911 में वो नक्शा तो वापस जोड़ दिया, लेकिन क्या वे लोगों के दिमाग में खींची उन लकीरों को कभी मिटा पाए? जरा सोचकर देखिए, 1905 में कर्जन ने भाषाई और सांप्रदायिक आधार पर जो भौगोलिक सीमाएं खींची थीं, क्या 1947 में भारत के आखिरी विभाजन के समय रैडक्लिफ लाइन ने भी लगभग उसी ब्लूप्रिंट का पालन नहीं किया? हाँ, ब्लूप्रिंट तो वही पुराना था। एक फैसले ने कैसे हमेशा के लिए लोगों की पहचान, समाज के ताने बाने और आखिरकार एक पूरे मुल्क का भविष्य बदल कर रख दिया। ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसी लकीर जो कागज से मिटने के बाद भी जमीन और जहन पर हमेशा के लिए छप गई। इस विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अभी जो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की रणनीति, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप देश में शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस पार्टी के अंदर गरमपंथी और नरमपंथियों के बीच में हुआ विवाद, जिसके कारण 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई थी, और अंततः बंगाल विभाजन का रद्द किया जाना। इन सारे टॉपिक पे इस वीडियो में चर्चा की गई है। अब हम उस टॉपिक से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा किस तिथि को की गई थी? देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि लॉर्ड कर्जन के अनुसार बंगाल विभाजन का मुख्य प्रशासनिक कारण क्या था? देखिए, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल चूंकि उस समय भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और इस इतने बड़े प्रांत में शासन करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए। यानी इसका आंसर क्या होगा? बंगाल का विशाल आकार और जनसंख्या। तीसरा सवाल है कि विभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या लगभग कितनी थी? देखिए, विभाजन के समय बंगाल की जनसंख्या थी 7.8 से लेकर 8 करोड़ तक। अगला सवाल है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल है कि किसने बंगाल विभाजन के बारे में कहा था कि विभाजित बंगाल कई अलग अलग दिशाओं में खींचेगा? ये कथन था H.H. रिस्ले का। देखिए, अगला सवाल है कि 1905 के आंदोलन के दौरान कलकत्ता में बहिष्कार प्रस्ताव कब पारित हुआ? देखिए, घोषणा हो गई थी 20 जुलाई को, लेकिन अब बहिष्कार प्रस्ताव पास हुआ 7 अगस्त 1905 को। अगला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किस स्थान पर हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई कलकत्ता टाउन हॉल में। यहीं पर निर्णय हुआ कि अब एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। देखिए, अगला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस पत्रिका ने सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? देखिए, वो पत्रिका थी संजीवनी। अगला सवाल है कि विभाजन के विरोध में किसने रक्षाबंधन को एकता के प्रतीक के रूप में मनाने का सुझाव दिया? तो वो सुझाव किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखिए, अगला सवाल है कि विशाल बंगाल प्रांत का विभाजन किस तारीख से प्रभावी हुआ? देखिए, वो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर से। यानी देखिए, इसमें 3 डेट आपको याद रखना है। एक तो है 20 जुलाई जब घोषणा हुई, 7 अगस्त जब लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया, और फिर जब ये प्रभावी हो गया 16 अक्टूबर। ये तीनों डेट याद रखिएगा, ये तीनों 1905 की है। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन के समय शोक दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिस दिन से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, यानी कि 16 अक्टूबर 1905
1905। अगला सवाल है कि 1905 के आंदोलन के दौरान कौन सा गीत भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य गान बन गया था? तो क्या आंसर होगा? वंदे मातरम। अगला सवाल है कि पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नए प्रांत की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? देखिए, बंगाल जब डिवाइड किया गया तो एक बनाया गया पूर्वी बंगाल और एक बनाया गया पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में आज का बांग्लादेश और असम के कुछ क्षेत्र शामिल थे, और उसी तरह पश्चिमी बंगाल जो था इसमें आज का पश्चिम बंगाल, फिर बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र थे, ठीक ना। इसमें झारखंड भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से डिवाइड किया गया था। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख लें। कह रहा है कि पूर्वी बंगाल और असम नामक जब नया प्रांत बनाया गया तो उसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? देखिए, पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश वाला हिस्सा था तो उसकी राजधानी बनाई गई थी ढाका। अगला सवाल है कि पूर्वी बंगाल और असम के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? देखिए, पूर्वी बंगाल और असम के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर बॉमफील्ड फुलर। अच्छा, अब पश्चिमी बंगाल अगर पूछेगा जिसमें बिहार उड़ीसा भी शामिल था तो उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एंड्रयू फ्रेजर। ये दोनों नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछा हुआ है। ये थे पूर्वी बंगाल के और ये थे पश्चिमी बंगाल के। देखिए, बंगाल विभाजन के दौरान एक विवादित जो है बयान था जिसमें कहा गया था कि मेरी दो पत्नियां हैं, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान, जिनमें मुसलमान पत्नी मुझे बेहद प्रिय है। तो सवाल ये कह रहा है कि ये कथन किसका था? तो देखिए, ये कथन किसका था? ये बॉमफील्ड फुलर का था ये कथन, जो पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अच्छा, देखिए, इसी से संबंधित एक और कथन है कि हिंदुस्तान एक सुंदर वधू यानी कि दुल्हन की तरह है और हिंदू और मुसलमान उसकी दो आंखें हैं। ये प्रसिद्ध कथन किसका था? तो ये कथन था सर सैयद अहमद खान का। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला सवाल है कि विभाजन के बाद जो पश्चिम बंगाल बना उसमें बंगाल के अलावा और कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो देखिए, उसमें बिहार और उड़ीसा, जबकि बिहार अब तो बट के झारखंड भी हो गया है। तो अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा। विभाजन के बाद पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? देखिए, आया ना सवाल, सर एंड्रयू फ्रेजर। देखिए, अगला सवाल है कि विभाजन के विरोध में कलकत्ता में फेडरेशन हॉल की नींव किसने रखी थी? कौन रखे थे? आनंद मोहन बोस। फेडरेशन हॉल। अगला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए डॉन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? डॉन सोसाइटी की स्थापना किए थे सतीश चंद्र मुखर्जी। देखिए, अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1906 में। वास्तविक में हुआ क्या था कि बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया उसमें हुआ कि जो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति है या उनके जो स्कूल कॉलेज हैं उनको हम लोग छोड़ देंगे। तो भाई, जब आप उनके स्कूल कॉलेज को छोड़ दोगे तो आपको अपना सिस्टम तैयार करना होगा। तो इसी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था 1906 में। देखिए, अगला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान गठित राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। अगला सवाल है कि बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? अरविंद घोष। अगला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था? देखिए, ये जो स्वदेश बांधव कमेटी था ये बनाए थे अश्वनी कुमार दत्त, जिन्होंने गांव-गांव में जाकर लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया कि आप अपने देश के सामानों को खरीदो, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना है हमें, वस्त्र ही नहीं सारे सामानों का। अब अगला सवाल है कि बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना किसने की? देखिए, ये बंगाल केमिकल से फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना जो है ये भी बंगाल विभाजन के बाद ही किया गया। तो इसकी स्थापना किए थे प्रफुल्ल चंद्र राय। इन्हीं को शॉर्टकट में बोलते हैं पीसी राय। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है।
अगला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन करने वाले प्रमुख अखबार का नाम क्या था? तो उस अखबार का नाम क्या था? द डॉन। देखिए अगला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस नेता ने आत्मशक्ति का नारा दिया? देखिए आत्मशक्ति का नारा दिए थे अरविंद घोष। अगला सवाल है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में कौन किए थे? चिदम्बरम पिल्लई। अगला सवाल है कि पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किए थे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। अगला सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए तिलक ने किन उत्सवों का उपयोग किया था? तो देखिए महाराष्ट्र में ये दो उत्सव मनाए जाते थे, शिवाजी और गणपति उत्सव। अब अगला सवाल है कि किस भारतीय नेता ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी कहा था? ये कथन किसका था? रविन्द्रनाथ टैगोर का। अगला सवाल है कि विभाजन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार में किन दो प्रमुख उत्पादों पर ध्यान दिया गया? देखिए सबसे ज्यादा दिया गया कपड़ा और नमक पर। किस क्रांतिकारी ने स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में शुरू हुआ को भारत का वास्तविक उदय कहा था? भारत का वास्तविक उदय अरविंद घोष ने। देखिए अगला सवाल है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां की गई थी? देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में की गई। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे आगा खां। अगला सवाल है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस स्थान पर हुआ था? 1907 में जो गरम दल और नरम दल के बीच विभाजन हुआ वो जगह था सूरत। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? देखिए रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी 1911 के दिल्ली दरबार में। 1911 में बंगाल के पुनर्मिलन के समय कौन सा क्षेत्र अलग होकर नया प्रांत बना? देखिए जब बंगाल को फिर से यूनाइट किया गया तो उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। अगला सवाल है कि विभाजन रद्द होने के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से कहां स्थानांतरित की गई? वो कहां किया गया? दिल्ली में। घोषणा हुई थी 1911 में और दिल्ली राजधानी कब चली गई? 1912 में। ध्यान रखिए क्वेश्चन आया हुआ है ये। अगला सवाल है कि किस वायसराय ने 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? उनका नाम क्या था? लॉर्ड हार्डिंग। अगला सवाल है कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान कौन से ब्रिटिश सम्राट भारत आए थे? देखिए जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था उस समय ब्रिटिश सम्राट आए थे किंग जॉर्ज पंचम। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन, बंगाल का विभाजन का रद्द होना, इन सबों से संबंधित थे। इनमें से बहुत सारे सवाल जो है विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इन्हें आप जरूर अपने कॉपी में नोट करके याद कर लें और इस वीडियो को देखकर जब इस सवाल को आप करेंगे तो इसमें से अधिकतर सवाल का जवाब आप स्वतः दे देंगे। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।